देखिए, अपकृत विद में आपका जो कंसेप्चुअल एक क्वेश्चन चल रहा था और वह नेचर ऑफ टाट, ये क्वेश्चन आपका मेंस में बनता है। कई मॉडल से मैं बताया था बनता है आपका। अपकृत विद की प्रकृति का वर्णन करिए, या कपोत गवाक्ष या पिगन होल थ्योरी या कबूतर खाने के सिद्धांत को समझाइए, या आपका सीमित और असीमित अपकृतियों का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपका बताया जा रहा था। फिर एक बार भाई आपका हल्का सा 2-4 मिनट भूमिका बांधी जाए और तब जहाँ तक बताया गया था उसके आगे बढ़ा जाए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये। देखिए, आपका अपकृत विधि को नेचर को लेकर जो मुख्य विवाद है वह सामंड और किसमें है, बिनफील्ड में। सामंड का मत है कि यह अपकृतियों की विधि है, यानी कि लॉ ऑफ टार्ट्स है, और बिनफील्ड का मत है कि यह अपकृत विधि है, यानी कि लॉ ऑफ टार्ट है। सामंड ये कहते हैं कि बहुत से अपकृतियों का नाम है, अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ तो कबूतर खाने में अपना मामला क्या करे, सेट। और बिनफील्ड कहते हैं कि भाई कबूतर खाना नहीं, अगर हमारे अधिकार का हनन हुआ तो हमें उपचार हर हाल में क्या मिलना चाहिए। सामंड का कोटेशन समझाया गया आईपीसी को लेकर, बिनफील्ड का भी समझाया गया और सामंड की आलोचना की गई। अब आपका बिनफील्ड को देखना है कि बिनफील्ड क्या कहते हैं, और बिनफील्ड का कोटेशन मैं बता चुका हूँ। अब बिनफील्ड के सिद्धांत का समर्थन न्यायाधीशों ने किया, इसके बाद विद्वानों ने भी किया, और कुछ न्यायिक निर्णयों द्वारा किया गया, और नए नए अपकृतियों का क्या किया गया, सृजन। उसी पर हम चल रहे थे। एक एक केस देखना है। अब ये भी आपका प्री के लिए तैयार रखना है इसको भी। किस केस में कौन सा अपकृत सृजित किया गया नया, यही आपका एक लिस्ट बताएंगे। तब आपका जजों का कोटेशन और अंत में निष्कर्ष निकालना है। देखिए भाई, आपका पहला मैं बताया था कि पैसले बनाम फ्रीमैन के बाद में आप पहले तो एसबी बनाम व्हाइट का केस देखना है। बिनफील्ड का समर्थन सर्वप्रथम किसने किया, तो जस्टिस होल्ट ने किया। और किस केस में किया कौन सा केस 3 दिन से बताया जा रहा है, एफसी वर्सेस वाइट, और जस्टिस कौन से, होल्ट। और सन याद रखिए, किस सन में, 1703। ये समर्थन किया किसने किया, जस्टिस होल्ट ने। और कहा कि यूबी जस आई बी रेमेडियम, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। ये पूछा भी गया था बिहार में, सतर्क रहना है भाई। फिर आपका दूसरा केस आता है पैसले बनाम फ्रीमैन। इसमें आपका कपट या चीटिंग या फ्रॉड को अपकृत्य माना गया। कबूतर खाने से हम बाहर निकल कर मान रहे हैं किसको, अपकृत्यों को। तो कपट को ही आपका बताया जा रहा था। जब भी फ्रॉड आप पढ़िए 2-3 एंगल से पढ़िए। फ्रॉड के लिए पहला आपका कपटपूर्ण शब्द को आईपीसी की धारा 25 में परिभाषित किया गया है। कपटपूर्ण का मतलब ये हुआ कि धोखा देने के या प्रवंचना करने के इरादे से किया गया कार्य, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देने या प्रवंचना करने के इरादे से कोई कार्य करता है तो हम कहते हैं कि वह चीटिंग या फ्रॉड किया है। इसके लिए आईपीसी में जो व्यवस्था मुख्य रूप से है वह आपका 415 से लेकर 420 धारा तक है। कहाँ से कहाँ तक, 415 से लेकर आईपीसी 420, पहला एंगल। दूसरा, अब कॉन्ट्रैक्ट में आइए, तब लास्ट में टाट आ जाएगा। अपकृत विधि में 1-2 दिन में आ भी जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, धारा 17 में
यानी कि 17 में कपट को परिभाषित किया गया है और 5 प्रकार के कार्यों को फ्रॉड माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 में से कोई एक कार्य एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के संविदा के प्रति करे तो ये कहा जाएगा कि वह संविदा फ्रॉड के कारण की गई है, यानी कि कपट करके। और कपट की परिभाषा आपका डेरी बनाम पिक के वाद में दी गई। जज का नाम भी पूछा जाता है हर्शैल। फिर एक बार याद रखें, कपट की परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट में डेरी वर्सेज पिक के वाद में जस्टिस हर्शैल ने दी और स्पष्ट बता दिया कि कपट तब उत्पन्न होता है जब धोखा देने के इरादे से कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, कथन किया जाता है, और अगर धोखा देने का इरादा नहीं था और दूसरे को धोखा हो गया तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो अगली धारा में कॉन्ट्रैक्ट के क्या माना जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या व्यपदेशन या दुर्व्यपदेशन। इस बार यूपीजे में भी आया था, कपट और दुर्व्यपदेशन में अंतर पूछा था। हम बताएंगे 1-2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, क्योंकि कल आपका धारा 12 भी निपट जाएगी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, और मैंने 2-3 दिन में आपका काफ़ी सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के निपट जाएंगे। फिर देखिए आपका अपकृत में आ जाइए। कपट को आपका माने फैसले बनाम फ्रीमैन के वाद में आपका अपकृत भी माना गया, यानी कि जो व्यक्ति धोखा देता है उससे अपकृत विधि के तहत क्या वसूला जा सकता है? धोखेबाजों से मुआवजा। तो आपका तीनों में कपट आएगा। कहाँ कहाँ? आपका टाट में भी, आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी, और कहाँ? आईपीसी में। तो फिर अगला देखिए भाई, रॉयलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत या कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगला मैं ये विनफील्ड का समर्थन करवा रहे हैं, किसके माध्यम से? न्यायालयों के निर्णय के माध्यम से, और न्यायालयों ने नए नए अपकृत्यों का सृजन करना क्या किया? तेजी से शुरू। तो अब याद रखिए, खूब ये भी क्वेश्चन बनता है, रॉयलैंड्स बनाम फ्लेचर का वाद। देखिए इसमें जज का भी नाम बना भाई। तमाम छोटी छोटी बातें इस केस की बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ तो भाई 2-3 लाइन में हमें निपटा देना है। लेकिन आगे जब बढ़ा जाएगा तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पूरा एक लेक्चर ही चलेगा। और आपका तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कठोर दायित्व होता क्या है, थोड़ा सतर्क होकर समझिए। सामान्य नियम यह है कि प्रतिवादी या विपक्षी तभी उत्तरदायी होगा मुआवजा देने के लिए जब उसने उपेक्षा बरती हो या गलत कार्य किया हो। अगर विपक्षी ने कोई गलत कार्य नहीं किया और फिर भी वादी को नुकसान पहुंचा तो जनरल रूल ये है कि वादी कोई मुआवजा पा नहीं सकता। लेकिन कठोर दायित्व का सिद्धांत इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, जहां की प्रतिवादी या विपक्षी की गलती के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है। यानी कि गलती भले न हो लेकिन तुम क्या होगे? उत्तरदायी। रॉयलैंड्स बनाम फ्लेचर का केस जो है, इसमें जज का नाम पूछा जाता है, गलत न हो, और वह है ब्लैकबर्न। भाई जज का नाम पूछा गया है, गलत न हो, ब्लैकबर्न। फिर क्वेश्चन बना है कि यह केस किस ब्लैकबर्न किस न्यायालय के जज थे? तो एक्सचेकर चेंबर। भाई गलत न हो, एक्सचेकर चेंबर न्यायालय था, उसी के जज ब्लैकबर्न थे और उन्होंने ही रॉयलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में निर्णय दिया था। और कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी
या कठोर दायित्व। देखिए आपका इसका कठोर दायित्व को आईपीसी या इंडियन पेनल कोड से भी जोड़कर पढ़ना है। देखिए आईपीसी में कैसे इसको हम ऐड कर रहे हैं। आईपीसी में अभी झारखंड एपीओ में पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन, और कहाँ कहाँ पूछा गया मैं लगातार बता भी रहा हूँ। अभी झारखंड एपीओ में ये क्वेश्चन आया था और बहुत ज़्यादा लोग मेंस लिखे हैं कोचिंग से, यानी कि आपका 90% लोगों का प्री निकला था और अच्छे से मेंस लिखे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी रिजल्ट नहीं आया है और आशा की जाती है कि बिहार एपीओ में भी कोचिंग से भाई ज़्यादा लोग मेंस लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है इतना पढ़ाने के बावजूद। और बीच बीच में जो बताया जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ बना है, आपका कर्तव्य है कि कहीं ऐड करते रहिए, क्योंकि एक दिन में क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएंगे, 5-6 माह लगेगा। एक एक क्वेश्चन का आपका क्या बनाना है, सीरियल वाइज बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन बना था कि अपराध के लिए क्या आवश्यक है, तो अपराध के 2 तत्व होते हैं, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। तो अब देखिए कई लोग गलत करके आए, एक्टस रिया मेंस रिया दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराना है, दोनों। एक्टस रिया का मतलब कि आपराधिक कार्य और मेंस रिया का मतलब दुराशय यानी कि मानसिक क्या स्थिति, यानी कि बुरा आशय या आपराधिक मनः स्थिति या दुराशय या आपका बुरा आशय। तो अपराध के लिए कितनी बातें आवश्यक हो गई, दो कौन कौन, एक एक्ट और दूसरा मेंस रिया। लेकिन कुछ अपराध जो हैं वह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या कठोर दायित्व में आते हैं। कठोर दायित्व का मतलब ये हुआ, आईपीसी में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ की मेंस रिया नहीं है अर्थात दुराशय नहीं है, फिर भी व्यक्ति केवल कार्य के लिए दंडित होगा। और 5 अपराध भारत में हैं, आपका किडनैपिंग यानी कि व्यपहरण पहला, दूसरा दुर्विवाह यानी कि बाइगेमी, तीसरा आपका लोक न्यूसेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस, चौथा आपराधिक अपलेख यानी कि किसी के खिलाफ उल्टा सीधा लिखना, और पांचवा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की क्या अवमानना। क्वेश्चन अटैक करता है बाइगेमी से और आपका व्यपहरण से, इसमें आशय का होना आवश्यक नहीं है। तो आशय आवश्यक नहीं है तो यही अपराध कौन दायित्व के अपराध होंगे, कठोर। फिर बैक हो ये आगे देखा जाए भाई, आपका कठोर दायित्व का सिद्धांत बताया जाएगा डिटेल में, तो आईपीसी भी हम थोड़ा डिटेल में बताकर तब टाट को बताएंगे। अगला केस देखिए, रुक्स बनाम बर्नार्ड का केस। इसमें धमकी को या अभित्रास को नया अपकृत्य माना गया, तो तुरंत आपका धमकी या आपराधिक अभित्रास तुरंत आईपीसी में भी देखना है कि आईपीसी की धारा में आपराधिक अभित्रास या धमकाना परिभाषित हैं, तो कौन सी धारा में, 503। जैसे कि ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या दिया, धमकी। ये अपकृत्य भी हैं और किस केस में इसे अपकृत्य का दर्जा दिया गया, तो कौन सा केस मैं बता रहा हूँ, रुक्स वर्सेज क्या, बर्नार्ड। अगला देखिए आपका विंसमोर बनाम ग्रीन बैंक। अगला केस है विंसमोर वर्सेज ग्रीन बैंक का। इसमें एक नया अपकृत्य सिद्ध किया गया कि यदि कोई व्यक्ति पत्नी को उकसाता है कि तुम अपने पति का त्याग कर दो, तो इसे भी अपकृत्य माना गया। और जो व्यक्ति क्या करता है, पत्नी को उकसाता है, उससे क्या वसूला जा सकता है, मुआवजा। अगला देखिए लमले बनाम ग्रे, संविदा भंग की प्रेरणा, यानी कि आइए ए ने बी से संविदा की और सी एक व्यक्ति है जो ए को उकसा रहा है,
कि हे ए तुम बी से जो संविदा किए हो क्या कर दो, भंग कर दो। तो इसे भी लमले बनाम ग्रे के वाद में अपकृत माना गया। अगला देखिए भाई आपका हैडले वायरन एंड कंपनी का केस है। उपेक्षापूर्ण किए गए कथन से हुई आर्थिक क्षति को भी अपकृत माना गया। फिर आपका है आपका जो अगला केस है वह केस आपका है भारत का, और भारत में केस लिख लेना है MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ नहीं, महेश चंद्र मेहता वर्सेज भारत संघ, महेश चंद्र मेहता वर्सेज भारत संघ के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक नया अपकृत सृजित किया, एक ही अपकृत बनाया है, और वह है पूर्ण दायित्व या एब्सोल्यूट लायबिलिटी या आत्यांतिक दायित्व। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्पन्न अपकृत कौन है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बताया जाएगा डिटेल में, इसको भी कठोर और पूर्ण को एक साथ बताया जाएगा। इस प्रकार बिनफील्ड का समर्थन न्यायालयों ने भी किया। अपने केसों में के माध्यम से नए नए अपकृत्यों का क्या किया? सृजन। आगे देखिए भाई, इसके बाद आपका कुछ विद्वानों ने और जजों ने अपना कोटेशन दिया, और वह कोटेशन भी बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा चुका है भाई, कोटेशन रट कर जाना है। देखिए आपका किसने क्या कहा। आपका पहला SB वर्सेज वाइट। SB वर्सेज वाइट के बाद में जस्टिस होल्ट ने आपका ये कहा कि अगर अपकृत्यों की संख्या बढ़ाई नहीं गई तो ऐसी दशा में अन्याय होगा और व्यक्ति के अधिकार रह जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अतः न्यायालयों को चाहिए कि जहां व्यक्ति के अधिकार का क्या हुआ है हनन, भले कबूतर नया खाना बनाना पड़े, नया अपकृत न्यायालय सृजित करे और वादी को रिलीफ दे, यानी कि क्या दिलवाया जाए? मुआवजा। इसके बाद आपका चैपमैन बनाम पिकर्सगिल का केस जस्टिस प्राट है ना नोट्स में। देखिए भाई ये है ना, क्योंकि कोटेशन ये बिहार कई बार बनाया है, न हो तो अलग से लिख लीजिए। हाँ, चैपमैन बनाम पिकर्सगिल। चैपमैन ये कोटेशन आ चुका है भाई, अंडरलाइन कर लीजिएगा, नेट में भी आ चुका है, ये बिहार में भी आया है, नेट में भी, नोट्स में है। चैपमैन बनाम पिकर्सगिल का केस है 1762 का है, और मुख्य न्यायाधीश प्राट, न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा, पूछा गया कि कोटेश प्राट, न्यायाधीश कौन थे? प्राट। देखिए भाई न्यायाधीश प्राट ने क्या कहा ये देखिए, है ना, देख लीजिए। ये कहा कि अपकृत्य असीम और अनंत हैं, न तो वे सीमित हैं और न ही नियंत्रित हैं। यानी कि अपकृत्य असीम और अनंत हैं, वह सीमित और नियंत्रित नहीं है। यानी कि प्राट ने ये बता दिया कि अपकृत्य कबूतर खाने में बंधे हुए नहीं हैं, ये अनंत हैं। इसका मतलब कि अगर वादी के अधिकार का हनन होता है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए, भले ही न्यायालयों को नए नए अपकृत्यों का क्या करना पड़े? सृजन। यानी कि कबूतर खाने से भले ही न्यायालयों को कहाँ जाना पड़े? बाहर। अगला देखिए भाई आपका गार्डिनर बनाम क्रोमडेल का वाद है, और इसमें जस्टिस मैन्सफील्ड हैं। अपकृत्य से संबंधित कार्यवाही को इन्होंने उदारवादी या लिबरल कार्यवाही की संज्ञा दी है। ये कम चांस रहता है पूछने का, लेकिन जो अगला आपका बनता है ये आपका ज़्यादा क्वेश्चन बना है, और इसी को अंडरलाइन कर लीजिए।
लॉर्ड कामडेन, ये क्वेश्चन बन चुका है बिहार में भाई, अंडरलाइन कर लीजिए। लॉर्ड कामडेन बताते हैं कि अपकृत्यों की संख्या विविध और अनेक हैं, ये न तो सीमित हैं और न ही निश्चित हैं। यानी कि अपकृत्यों की संख्या विविध और अनेक हैं, यानी कि बहुत से अपकृत्य हैं, ये सीमित और निश्चित नहीं है। यानी कि जहां वादी के हक को मारा जाएगा वहां न्यायालय क्या दिलवाएंगे? मुआवजा भाई। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आपका अंतर करना है जस्टिस प्राट का और कामडेन का, चूँकि शब्द मिलते जुलते हैं तो देखिए दोनों में यही आपका बिहार फंसाता है, और वो भी हमें देखना है। बिहार जब भी पूछेगा तो या तो आपका चैपमैन बनाम पिकरसिल का केस पूछेगा और जस्टिस प्राट का कोटेशन। फिर प्राट एक बार देखिए, अपकृत्य असीम और अनंत हैं, वे न तो वे सीमित हैं और न ही नियंत्रित है। अगर ये कोटेशन आए तो जस्टिस प्राट, और अगर ये कोटेशन आए कि अपकृत्यों की संख्या विविध और अनेक हैं तो लॉर्ड कामडेन। कौन मारेंगे? लॉर्ड कामडेन। ये बिहार में आ चुका है भाई, थोड़ा सतर्क रहना है। आगे देखा जाए भाई आपका, अगला देखा जाए, अब दोनों आप सिद्धांत जान लिए तो अंत में निष्कर्ष निकालना पड़ता है, और निष्कर्ष निकालते समय आपका सतर्क रहना है, एक बैलेंस ही बनाया जाता है। सामंड का यह कहना कि आपका यह अपकृत्यों की विधि है क्योंकि पहले से अपकृत्य कबूतर खाने में सेट हैं, और अगर आपके अधिकार का हनन होता है तो उस कबूतर खाने में आप अपना का क्या खोजिए? उपचार। जबकि विनफील्ड कहते हैं कि भाई अपकृत्य असीम और अनंत हैं, अगर हमारे हक को मारा गया है तो हमें उपचार मिलना चाहिए, भले ही कबूतर खाने को माना जाए या न। अतः अगर सामंड का सिद्धांत देखा जाए तो भले ही प्राचीन है, लेकिन न्यायालय इतने धीमे गति से नए नए अपकृत्य बना रहे हैं कि लग रहा है कि सामंड का सिद्धांत ही सही है, क्योंकि सामंड ने कभी नहीं कहा कि कबूतर खाने की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। तो बहुत धीरे धीरे न्यायालय बढ़ा रहे हैं। विनफील्ड का भी मत उदारवादी है कि प्रत्येक अधिकार के हनन होने पर क्या मिलना चाहिए? मुआवजा, भले वह मामला कबूतर खाने में सेट हो या न हो। अतः नेचर लिखेंगे तो मिक्स कर देंगे। वास्तव में यह अपकृत्य विधि भी है और अपकृत्यों की विधि है, क्योंकि किसका आलोचना भाई किसको इग्नोर किया जाए? दोनों अपनी अपनी जगह क्या है सही हैं। तो यह अपकृत्य विधि भी है और क्या है? अपकृत्यों की। लास्ट में निष्कर्ष 2 लाइन निकाल देना है। अब आइए आगे बढ़ा जाए भाई, आपका कुछ अंतर देखा जाए। आपका चूँकि आपका अंतर देखा जाए, और पहला अंतर आपका बिहार में अंतर मेंस में पूछा जाता है भाई, सतर्क रहना है। पहला अंतर जो हम देखते हैं वह आपका अपकृत्य और अपराध में, ये बिहार ज़्यादा पूछा जाता है। अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर है, यही आपको अच्छे से जानना है। तो पहले तो दोनों का आवश्यक तत्व देखिए, दोनों में होता क्या है। तो पहले एक बंटवारा कर लिया जाए भाई। चलिए देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो खुद 8-10 आप अंतर बता देंगे, लेकिन क्या क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। तो पहले हम न्याय प्रशासन को उठाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। भारत में जो न्याय प्रशासन है वह 2 वर्गों में बंटा है। एक क्रिमिनल न्याय प्रशासन, यानी कि दांडिक या फौजदारी, या उसको हम क्या कहते हैं? आपराधिक न्याय प्रशासन।
और दूसरा कौन सा न्याय प्रशासन, सिविल। आपराधिक मामलों में मुकदमा आपराधिक न्यायालयों में चलता है। अभियुक्त को दंडित किया जाता है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यानी कि आपराधिक मामला आपराधिक क्रिमिनल कोर्ट में और अभियुक्त को क्या किया जाता है, सजा। चूँकि अपकृत सिविल दोष हैं तो मुकदमा कहाँ चलेगा, सिविल न्यायालयों में। प्रतिवादी या विपक्षी को सजा दी जाएगी कि मुआवजा वसूला जाएगा, मुआवजा वसूला जाएगा। अब मुकदमा कहाँ चलेगा, आपका सिविल न्यायालय में। तो सिविल न्यायालय में आपका अपकृत्य का मुकदमा और क्रिमिनल न्यायालय में अपराध का मुकदमा। अब ये हैं कि आपराधिक में अपराध और आवश्यक तत्व बता दिया जाए भाई, तब अंतर चला जाए। अपराध के मुख्यतः दो तत्व हैं, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। यानी कि आपराधिक कार्य और दूसरा कौन, दुराशय, बताया जाएगा आगे आईपीसी में। अपकृत्य में क्या है, किसी व्यक्ति ने कोई कार्यालोप किया हो, उस कार्यालोप के कारण किसी दूसरे को क्षति पहुंची हो, तो जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची हो वह क्या वसूलता है, मुआवजा। और मुआवजा का निर्धारण कौन करता है, न्यायालय। ये अपकृत्य में होता है। तो अब आपका अपराध और अपकृत्य में क्या अंतर है, अब सही रहेगा समझाना थोड़ा। देखिए, अपराध और अपकृत्य दोनों किसी व्यक्ति के रांगफुल एक्ट यानी कि गलत कार्य या लोप के कारण ही उत्पन्न होता है। चाहे अपराध हो या अपकृत्य हो, दोनों जो कार्य हैं वह उत्पन्न कैसे होंगे, जब कोई व्यक्ति दोषपूर्ण कार्य करे, यानी कि रांगफुल क्या करे, एक्ट करे। लेकिन फिर भी अपराध और अपकृत्य और अपराध में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। तो क्या क्या अंतर हैं, और भाई आपका मेंस में काफ़ी काम करता है। प्रयास ये करिए कि कम से कम 8-10 अंतर दिमाग में क्या करिए, बैठाइए। अब इधर हम अपकृत्य लिख दे रहे हैं और इधर आपका अपराध लिख रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं ना, अपकृत्य कैसा दोष है, सिविल दोष है कि क्रिमिनल। चलिए बताते रहे, पहला अंतर आप बता दिए कि अपकृत्य एक व्यवहारिक दोष है, व्यवहारिक भी कहा जाता है, सिविल दोष है, दीवानी दोष है, नागरिक भी कहा जाता है भाई। नागरिक दोष, सिविल दोष, व्यवहारिक दोष, दीवानी दोष। घबराना नहीं है, ये नहीं कि व्यवहारिक आ जाए तो सतर्क रही। यह एक कैसा दोष है, सिविल। और अपराध कैसा दोष है, आपराधिक या क्रिमिनल या दांडिक कैसा दोष है, दांडिक दोष है भाई। अगला देखिए, अपकृत्य का जो मूल तत्व है वह क्या है। अब आइए, अपकृत्य का जो मूल तत्व है वह डिफॉल्ट या फॉल्ट यानी कि गलती है। अपकृत्य का मूल तत्व क्या है, वह गलती है या चूक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है तो पूरे समाज का ये कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति के प्रति सावधानी बरते। अगर किसी व्यक्ति ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, यानी कि इस कर्तव्य को निभाने में चूक गया, तो क्या उत्पन्न होगा, अपकृत्य। क्या उत्पन्न होगा, तो अपकृत्य का मुख्य तत्व क्या है, तो चूक या गलती, मैंने चूक गए आप अपने कर्तव्य निर्वहन में। अपराध का मूल तत्व क्या है, तो रांगफुल या दोषपूर्ण आशय यानी कि मेंसरिया या दुराशय। तो अपराध का मूल तत्व क्या है, दुराशय है। क्यों है, अब इसको मैक्सिम से देखिए भाई, लिखना नहीं है मैक्सिम। आपका मैक्सिम ये है कि एक्टस नॉन फैसिट
नाइसी मेंस सिट रिया, इस मैक्सिम को यहाँ ऐड कर सकते हैं। यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा यानी कि आशय यानी कि आपका कहिए कि दुराशय, या जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न हो। यानी कि आपका मूल तत्व क्या है अपराध का? दुराशय, और आशय नहीं है तो व्यक्ति दंड का भागी नहीं होगा। ये भी याद रखिए। वो अलग बात है कि 5 क्या है अपवाद हैं, अभी हमने बताया कठोर दायित्व के, जहाँ की बिना आशय के भी दंडित होगा, तो उतना नहीं जानना। अगला देखिए भाई, अपकृत्य के संबंध में प्रभावित कौन होता है, अब ये जानना है। देखिए टाट में कौन प्रभावित होता है? जिस क्षतिग्रस्त पक्षकार होता है कि पूरा समाज होता है, बताया गया था। हाँ, क्षतिग्रस्त पक्षकार। और अपराध में किसे प्रभावित माना जाता है? केवल क्षतिग्रस्त नहीं बल्कि किसको? पूरे समाज को। ये भी अंतर दिखा सकते हैं। फिर एक बार इसको देखिए अंतर। अपकृत्य में केवल और केवल पीड़ित या आहत या विक्टिम या कह सकते हैं पीड़ित ही, व्यथित ही प्रभावित होता है, पूरा समाज नहीं। लेकिन अपराध में ये माना जाता है कि कौन प्रभावित हुआ है? पूरा समाज। पीड़ित तो हुआ ही है, उसी के साथ कौन हुआ है? पूरा समाज। अब आगे देखिए, अपकृत्य के संबंध में मुकदमा कहाँ चलाया जाएगा बताइए? सिविल कोर्ट में कि क्रिमिनल कोर्ट में? सिविल कोर्ट। और अपराध के बारे में मुकदमा आपराधिक कोर्ट। किसमें? क्रिमिनल कोर्ट। भाई आसान है ये। अब आइए, अपकृत्य का उद्देश्य क्या है और आपराधिक मामलों का उद्देश्य क्या है? ध्यान समझिए। अपकृत्य का उद्देश्य ये होता है मुख्य रूप से कि वादी को यानी कि मुकदमा करने वाले को जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की मुआवजा देकर क्या किया जाए? भरपाई, यानी कि क्षतिपूर्ति देकर नुकसान की भरपाई की जाए। अब आपराधिक मामलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? चूँकि पूरा समाज प्रभावित हुआ है तो आपराधिक मामलों में अभियुक्त को शारीरिक या आर्थिक रूप से दंडित किया जाए, ताकि जो समाज में प्रतिशोध की भावना है या समाज जो भयभीत हुआ है, समाज क्या हो? भय मुक्त हो। और देख ही रहे हैं भय मुक्त करने के लिए कितने इनकाउंटर हो रहे हैं, फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि इतने इनकाउंटर यूपी में हुए कि कभी हुए नहीं। विश्व मानवाधिकार तक आ गया, भारत का मानवाधिकार सब ध्वस्त हो गए, लेकिन इनकाउंटर रुकने का नाम नहीं लिया। और देख ही रहे हैं सब फर्जी ज़्यादा, 90% इसमें कोई शक नहीं है कि फर्जी इनकाउंटर हैं। और फिर भी सरकार मौन है, न्यायालय मौन है। न्यायालय हाथ पर हाथ रख कर क्या किया है सब देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहां कि न्यायालय चाहता तो सख्त एक्शन ले सकता था, लेकिन बस वही है कि जो भी कारण होता है कि अगर सत्ता मजबूत रहती है तो न्यायालय भी ज़्यादा आपका हस्तक्षेप नहीं करते। यानी कि अगर सत्ता ढुलमुल रहेगी तो न्यायालय चढ़ बैठेगा सत्ता पर। तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखिए, क्या मोदी जी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आया? जितना अखिलेश जी के खिलाफ आता था, योगी जी के खिलाफ कोई बड़ा आया? कोई नहीं आया। तो भाई आपका यानी कि सत्ता जब मजबूत रहती है तो मैं बता दूं आपका न्यायपालिका भी थोड़ा दबी रहती है। और जैसा सत्ता ढुलमुल हुई, न्यायपालिका क्या करती हैं, ये नियम है। तो अलग बात है भाई, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन फिर एक बार याद रखिए, सिविल मामलों का मुख्य उद्देश्य अपकृत्य का ये है कि जितना नुकसानी हुई है उसकी क्या कर दिया जाए? भरपाई। लेकिन आपराधिक मामलों का उद्देश्य क्या है कि अभियुक्त को शारीरिक
या आर्थिक यानी कि जुर्माना या दोनों रूप से क्या किया जाए, दंडित। भाई आपका भरपाई करना नहीं है, इसलिए दंडित किया जाए ताकि समाज के लोग भय खाएं और अपराध करने से डरें। अगला अंतर देखिए भाई आपका, अपकृत के मामले में कौन मुकदमा चला सकता है, अब इस पर भी आना है। अपकृत के मामले में सरकार मुकदमा चलाती है कि जिसको नुकसान पहुंचा है यानी कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति चलाता है। आहत चलाता है कि सरकार, आहत। लेकिन क्रिमिनल मामलों में आहत पर नहीं छोड़ा जाता, सरकार अपने नाम से अभियुक्त के खिलाफ क्या चलाती है, मुकदमा। तो किसमें पीड़ित को ही चलाना पड़ता है अपकृत में, और किसमें सरकार चलाती है अपने नाम से, अपराध में, दांडिक मामलों में। अगला अंतर आइए भाई, अपकृत विधि में मुकदमा वापस हो सकता है कि नहीं, विड्रा हो सकता है कि नहीं। तो कभी भी पक्षकार चाहें तो आपका सिविल सूट को विड्रा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि सिविल मामला है तो जब चाहें तब अपकृत को माने मुकदमे को क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, रोक नहीं है। लेकिन आपराधिक मामलों में जब चाहें तब वापस नहीं। जब एक बार FIR हो गया तो FIR वापस नहीं लिया जा सकता, भले आपका दरोगा जी पैसा लेकर FIR लगा दें, लेकिन वापस FIR नहीं होता। यानी कि आपका मुकदमा भी वापस होगा तो आपका 321 में वापस होगा CRPC, वो भी आपका अभियोजन की वापसी सरकार कर सकती है, आप नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों में आप मुकदमा अपना वापस ले सकते हैं क्योंकि आप मुकदमे के मालिक होते हैं, और क्रिमिनल मामलों में आप मालिक नहीं हैं। मालिक कौन है, सरकार, क्योंकि सरकार अपने नाम से किसके खिलाफ मुकदमा चला रही है, अभियुक्त के। तो सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, वापस। जैसे कि फूलन देवी हुई, सरकार ने सारे मुकदमे उन पर से मुलायम जी ने क्या कर लिया था, वापस ले लिया था आपका, और आपका छूट भी गई थी। वो अलग बात है कि भाई मारी गई, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार ने वापस ले लिया था, तभी तो सांसद बनी, नहीं तो जेल में थी। तो सरकार CRPC की धारा 321 के तहत अभियोजन को वापस ले सकती है। अगला देखिए आपका, अपकृत में जो क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाती है वह सरकारी खजाने या राजकोष में जमा नहीं की जाती। तो कहाँ किसको दी जाती है, पीड़ित को। अब बताइए, जो जुर्माना लगाया जाता है वह कहाँ जाता है भाई, तो वह कहाँ जाता है, राजकोष में। हेलो, क्या हो, हाँ ठीक। देखिए इसको फिर एक बार देखिए भाई, जो अपकृत में क्षतिपूर्ति दिलवाई जाती हैं वो सरकारी खजाने या राजकोष में नहीं जाती। जो पीड़ित हैं यानी कि जिसको नुकसान पहुंचा है उसको दिलवाई जाती हैं। लेकिन आपराधिक मामलों में जो फाइन या जुर्माना लगाया जाता है वह कहाँ जमा होता है, राजकोष यानी कि सरकारी खजाने में। वो अलग बात है कि उसमें से आपका कुछ नियम बदला है, लेकिन उतना लंबा हम नहीं चल सकते भाई, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अंतर। अगला देखिए भाई, अपकृत को साधारण दोष या सामान्य दोष माना जाता है और अपराध को गंभीर दोष माना जाता है। देखिए आपका अब मैक्सिम से चलना है। अपकृत आपराधिक विधि में यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो।
भले ही 1000 अपराधी क्या हो जाए, छूट जाए, लेकिन किसी इनोसेंस को या निर्दोष को सजा न दी जाए। तो बताइए, क्या ऐसा नियम अपकृत में कहीं आपको बताया गया अब तक? ऐसा नियम कहीं अपकृत में नहीं है। अगला देखिए भाई, आपका अपकृत विधि में, चूंकि सिविल विधि है, अतः आपका अपकृत विधि में जो मामले होते हैं उनका निर्वचन उदार किया जाता है, लिबरल किया जाता है। और क्रिमिनल मामलों में विधियों का जो निर्वचन या इंटरप्रिटेशन किया जाएगा वह उदार नहीं, कैसा? कठोर। यानी कि दांडिक मामलों में कठोर नियम, यानी कि आपका फिर याद रखिए, आपराधिक मामलों में जब तक कि युक्त संदेह से परे, यानी कि बिना किसी संदेह के ये साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है, तब तक अभियुक्त को सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि संभावना पर नहीं कि हो सकता है कि अपराध किया हो, लेकिन सिविल मामलों में युक्त संदेह से परे का नियम लागू नहीं होता। संभावना पर भी वादी के पक्ष में क्या दी जा सकती है, माने वादी के पक्ष में आदेश या डिक्री पारित किया जा सकता है। आपका कह सकते हैं कि इस प्रकार आपका लगभग 10-12 अंतर बताया गया, लेकिन लास्ट में जरूर लिखिएगा उदार निर्वचन किसका किया जाता है अपकृत में, कठोर किसका? आपराधिक। और सिद्धिवार्ता जरूर दिखाइएगा भाई। आपराधिक मामलों में साबित या सिद्ध या प्रमाणित करने का भार कठोर होता है, क्योंकि युक्त या बिना किसी संदेह के साबित किया जाता है कि इसने अपराध किया। लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। अगर न्यायालय के मन में संदेह भी पैदा कर देंगे तो आपके पक्ष में क्या आ सकता है? फैसला। इस प्रकार आपका बहुत अच्छा आपका पूछा जाता है भाई, आपराधिक माने आपका अपकृत्य और किसमें अंतर? आपका अपराध में। तो भाई कल आपका और क्लास चलेगा। अभी इंग्लिश भाई 7 बजे चलेगी, अभी आपका 15 मिनट बाद कल क्लास चलेगा भाई आपका। अब अंतर सब बता